गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं में लेखा शास्त्र यानी वही खाता की मैं बात करूंगा और यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करने वाला हूं। तो ले चलता हूं सीधे मैं पहली यूनिट से अंत तक जो 10 यूनिट है हमारी वहां तक पूरे क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलाभकारी संस्थाओं के लिए लेखांकन जो हमारा भाग 1 अध्याय 1 में दिया गया है, जिसमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होंगे 5। इन पर हम चर्चा करने वाले हैं और विभिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन इनकी बात करेंगे। तो प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव होता है, तो यहाँ पर नाम से सदैव होता है। दूसरा, वर्ष के चंदे की प्राप्त अग्रिम राशि कहलाती है, तो वह दायित्व कहलाती है। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं बनाती है, तो ऐसी संस्थाएं आय व्यय खाता बनाती है और आय व्यय खाते में व्यवहारों को लिखा जाता है। तो जो आय व्यय खाता होता है उसको केवल आगमगत या आगम प्रकृति के जो खाते होते हैं उन्हें लिखा जाता है। अब देखिए आगे 5वां क्वेश्चन कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी संस्था अलाभकारी संस्था नहीं है। तो जो सार्वजनिक कंपनी होती है ये अलाभकारी नहीं होती है। इसी प्रकार प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, यह एक वास्तविक खाता होता है और बकाया जो चंदा है वो हमारी संपत्ति मानी जाती है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि पुराने अखबारों की बिक्री है, तो यह एक आयगत प्राप्ति मानी जाती है और विशिष्ट दान जो होता है उसे हम पूंजीगत प्राप्ति मानते हैं। इसी प्रकार विरासत को मानना चाहिए, जो विरासत होती उसे पूंजीगत प्राप्ति मानना चाहिए। और 11वां है गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश जो लेन देन है वो नगद ही होते हैं। अब देखिए आगे जो 12वां क्वेश्चन है इसकी बात करूंगा मैं। तो 12वां क्वेश्चन है हमारा आय व्यय खाता जो होता है वो नाम मात्र का खाता होता है। 13वां गैर व्यापारिक संस्थाओं का या संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क जो है वह पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। 14वां क्वेश्चन गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं यानी दायित्व की बात करेंगे या संपत्ति जो है उनकी बात है। तो यहाँ का है कि दायित्वों पर संपत्तियों के आधिक्य को क्या कहा जाता है, तो उसे हम गैर व्यापारिक संस्था में पूंजी निधि के नाम से जानते हैं। अब देखिए 15वां क्वेश्चन एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय होता है, यह व्यय होता है क्योंकि यह कर्मचारियों को दे दिया जाता है। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यदि स्पष्टता कुछ न दिया हो तो जो प्रवेश शुल्क होती है उसको माना जाता है, उसे पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। इसी प्रकार व्यय पर आय का जो अधिक है उसको कहा जाता है अधिशेष कहा जाता है। और 18वां क्वेश्चन विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त चंदा जो है वह पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। वर्ष में 10,000 रुपये चंदा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर अगले वर्ष का जो चंदा है वो 600 रुपये अग्रिम प्राप्त हुआ है और 800 रुपये जो चंदा है वो बकाया है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है कि वर्तमान में हमें प्राप्त जो हुआ है उसकी यहाँ हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमें प्राप्त हुआ है वो कितना है 10,000 रुपये हमें प्राप्त हुआ है। अभी वर्तमान वर्ष का है, जो अग्रिम मिला यानी आने वाले वर्ष का है एडवांस में दे दिया यानी इस वर्ष से संबंधित नहीं है इसलिए उसे माइनस कर देंगे। और जो बकाया यानी इस वर्ष का नहीं मिला है उसे हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, यानी कुल हमें चंदे की राशि 10,200 रुपये होनी चाहिए। यानी आप यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर हम 20वां क्वेश्चन है सामान्य व्यय
जो सामान्य व्यय खाता है सामान्यतः दिखाता है तो वह अधिक या घाटा दिखाता है। इसी प्रकार 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राप्ति भुगतान खाता जो सारांश होता है वो रोकड़ वही का सारांश होता है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है वो देखिए, यहाँ पर 22वां क्वेश्चन जो है उसकी हम यहाँ बात करेंगे। और 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है कि वर्ष के दौरान स्टेशनरी हेतु 1080 रुपये चुकाए। अब यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर 1000 रुपये 80 रुपये 1080 चुकाए, यानी हम भुगतान कर दिया। वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का स्टॉक 300 रुपये का था और वर्ष के अंत में स्टॉक 600 रुपये का था। तो देखिए स्टेशनरी के लिए दिए उसमें से जो अंत में बचा हुआ है उसे माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, और जो प्रारंभ में था उसे जोड़ देंगे हम, यानी 780 रुपये यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने ऑप्शन जो सी है एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं सत्य असत्य यहाँ पर पूछा गया है, और सत्य असत्य में देखिए प्राप्ति जो भुगतान खाता है, यहाँ पर प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखी जाती है। सत्य है या असत्य है आपको बताना है। तो प्राप्ति भुगतान खाते में केवल पूंजीगत मदें लिखी जाती है, ये बिल्कुल सत्य है, और यहाँ पर हमने सत्य भी लिखा है। इसी प्रकार प्राप्ति भुगतान खाते में समायोजन नहीं किए जाते हैं, यह भी सत्य है। और तीसरा, प्राप्ति भुगतान खाते में प्रवेश शुल्क को भुगतान के रूप में दिखाया जाता है, ये असत्य है, इसे नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि प्रवेश शुल्क जो होती है वो आय होती है, हमें प्राप्ति होती है। और पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब रोकड़ पद्धति से रखता है, बिल्कुल सही है। और गैर व्यापारिक संस्थाओं की मुख्य आय चंदा एवं दान है, तो एकदम सही जवाब हो जाएगा, सत्य हो जाएगा यह। और छठवां है प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर चिट्ठा बनाया जाता है, तो प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर नहीं बनाया जाता है, यह आय व्यय खाते के आधार पर बनाया जाता है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं अध्याय 2 पे आते हैं हम, और अध्याय 2 में हम आपको बताने वाले हैं पूरा, यहाँ पे अध्याय 2 की बात करने वाले हैं। और अध्याय 2 में देखिए साझेदारी लेखे आधारभूत अवधारणाएं, यहाँ पर 4 अंक के विकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। पुनः हम बात करेंगे यहाँ पर विकल्पों की। समझौते के अभाव में साझेदार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज की बात की जा रही है, तो यह 6% ऋण पर ब्याज दिया जाता है। या दूसरा, यदि साझेदार के आहरण की तिथि नहीं दी है तो आहरण पर ब्याज की गणना की अवधि 6 माह हम लेते हैं। और साझेदारों के मध्य लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है लाभ हानि समायोजन खाता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और आहरण पर ब्याज है फर्म की आय मानी जाती आहरण पर ब्याज, और पूंजी पर ब्याज जो है वो हानि मानी जाती है। इसी प्रकार साझेदारी के अभाव में साझेदारों को प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, तो उसे वेतन प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं होता है, और कमीशन प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं होता, और पूंजी पर ब्याज भी नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कह सकते हैं हम यहाँ कि उपयुक्त सभी का अधिकार उसे नहीं होता है यदि साझेदारी संलेख में नहीं लिखा है। तो छठवां क्वेश्चन, साझेदार का फर्म से संबंध होता है, एक स्वामी और सेवक का संबंध यहाँ पर होता है। स्वामी और सेवक के रूप में ही ये यहाँ पे जाने जाते हैं और वैसा ही काम करते हैं। आगे देखिए अगला 7वां क्वेश्चन है, साझेदारी समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। तो समझौते के अभाव में बात की गई है, तो समझौते के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए किसी भी दर से नहीं दिया जाता, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और 8वां, साझेदारी संलेख तैयार किया जाता है, यानी साझेदारी संलेख तैयार करना जो होता है वो ऐच्छिक होता है, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संलेख तैयार करे या ना करे। 9वां क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ का विभाजन होता है। तो यहाँ पर लाभ का विभाजन समान अनुपात में
किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 10वां, साझेदारी व्यवसाय अधिनियम द्वारा संचालित होता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा संचालित होता है और एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या संशोधित भारतीय कंपनी नियम 2014 के अनुसार हो सकती है 50 और 2013 में यह संख्या 100 दी गई है, लेकिन यहाँ पर आपको 50 ही लगाना है क्योंकि अधिनियम संशोधित हो गया है। आगे देखते हैं, साझेदारों का दायित्व होता है असीमित होता है, बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। 13वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आहरण पर ब्याज लिखा जाता है, तो यह लाभ हानि विनियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है आहरण पर ब्याज, और पूंजी पर ब्याज जो होता है वो डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाता है। आगे देखते हैं 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जब स्थायी पूंजी पद्धति से को अपनाया जाता है तो फर्म की पुस्तकों में साझेदारों के खाते खोले जाते हैं, यानी साझेदारों के कितने खाते खोले जाते हैं, तो 2 खाते खोले जाते हैं, पूंजी खाता और चालू खाता। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन, साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा। तो साझेदारों का जो चालू खाता होता है वो नाम शेष भी हो सकता है और जमा शेष भी हो सकता है, इसलिए दोनों में से कोई भी हो सकता है, यानी सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो साझेदार हैं तो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना होती है, आपको सही जवाब देना है यहाँ पर। तो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना जो प्रारंभिक पूंजी होती है उस पर हम कैलकुलेशन करते हैं, उस पर यहाँ पर गणना करते हैं। इसी प्रकार चालू खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है और पूंजी पर ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए, लाभ का विनियोजन मानना चाहिए। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 20वां आपकी स्क्रीन पर यह है, स्थिर पूंजी खाता विधि के अंतर्गत, यानी स्थायी पूंजी खाता विधि के अंतर्गत साझेदारों के पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाता है, साझेदारों के चालू खाते में क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 2 खाते तैयार किए जाएंगे स्थायी पूंजी पद्धति में, एक साझेदारों का खाता और दूसरा साझेदारों का चालू खाता। देखिए साझेदारी समझौता हो सकता है, यह लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, और सही जोड़ी बनाइए जो है इसकी बात करेंगे कि जो लिखित समझौता होगा ये साझेदारी संलेख में होगा, और चालू खाता जो होगा यह स्थायी पूंजी पद्धति में तैयार किया जाएगा। आंतरिक दायित्व जो होगा ये साझेदारों का ऋण जो है इसे आंतरिक दायित्व कहेंगे, और केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकता है, तो ये सही जोड़ी हो जाएगी। देखते हैं अध्याय 3 यानी भाग फर्स्ट चल रहा है हमारा, और इसमें अध्याय 3 की हम यहाँ बात करेंगे, और इसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन और साझेदार का प्रवेश आएगा, और यहाँ पर कुल वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी 4। देखिए विकल्प पहला, साझेदारी का पुनर्गठन है, तो यह साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन होता है, और आगे साझेदारों के लाभानुपात में परिवर्तन पर संचितियों का विभाजन होता है पूर्व अनुपात में, यानी पूर्व में जो अनुपात था साझेदारों का उस अनुपात में किया जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पर हमारे सामने जो क्वेश्चन है इनकी हम बात करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है, ख्याति का मूल्यांकन जो है वह आवश्यक होता है, आपको बताना है कब आवश्यक होता है, तो यह साझेदारों के लाभ अनुपात में के परिवर्तन के समय आवश्यक होता है। इसी प्रकार साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम जो होता है कि वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है। और आगे 5वां क्वेश्चन है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित संपत्ति, यानी जो लिखी नहीं है ऐसी संपत्ति का लेखा करने पर होगा, वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाएगा। और 6वां है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित जो दायित्व है
उसका लेखा करने पर होगा, वर्तमान साझेदार को हानि हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि वह दायित्व उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। और 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है पुराने लाभ हानि अनुपात में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे और यहाँ पे समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तो हम समझाते हैं। यहाँ पर x और y 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, यानी दोनों को जोड़ेंगे हम, 2 धन 3 करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा टोटल कितना, 5 हो जाएगा, यानी x का 2/5 और y का यहाँ 3/5 हो जाएगा। अब देखिए भविष्य में उन्होंने समान अनुपात, समान यानी 1:1 की बात कर रहे हैं, यानी 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1/2 की बात करेंगे और 1/2, यानी अब इन्होंने साझेदारों का त्याग निकालना है तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात इसका सूत्र होता है। तो x का निकालेंगे 2/5 में से 1/2 घटाएंगे तो ऋण आने प्राप्ति हो जाएगी, इसके पास कम आ रहा तो ले लेगा। और y का भी हम लघुत्तम निकालेंगे 5 और 5 का, तो यहाँ पर देखिए 5 और यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 1/10 यानी त्याग हो जाएगा। यानी सही जवाब यहाँ पे हम देखते हैं तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय द्वारा जो त्याग होगा वो 1/10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति भी होती है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं हम, और 11वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि पिछले 4 वर्षों का लाभ जो 8,000 धन 12,000 धन 10,000 धन 10,000 है, 2 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्यांकन करना है। तो विगत वर्षों के लाभों को जोड़कर कुल वर्षों की संख्या का यहाँ भाग दे दिया जाता है तो हमें औसत लाभ प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ पर हमने देखा है कि सभी को हमने योग किया यहाँ पर, तो हमारे पास आया कितना, 40,000, और जो 40,000 आया उसमें 4 का भाग दे दिए तो 10,000 आया, ये औसत लाभ आया। और क्रय वर्ष यहाँ पर हमारे पास दिया 2 वर्ष, तो हमने क्रय वर्ष में 2 लिखा और औसत में 10,000 लिखा, यानी ख्याति 20,000 आ जाएगी हमारे पास। और जो ख्याति है वह सी ऑप्शन 20,000 एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अधिलाभ जो है वह औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ यानी अधिलाभ होता है। और ख्याति का सूत्र क्या है, औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या भी होता है, भारित औसत लाभ गुणित क्रय वर्षों की संख्या भी होता है, अधिलाभ गुणित क्रय वर्ष की संख्या होता है। यानी ये सभी के सूत्र के द्वारा हम ख्याति का मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे देखिए, लाभ अनुपात जो होता है वो क्या है, तो लाभ अनुपात यानी प्राप्ति अनुपात की बात कर रहे हैं, और प्राप्ति अनुपात होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यानी नया अनुपात माइनस जो पुराना अनुपात होगा वो प्राप्ति अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ख्याति की गणना की भारित औसत विधि का उपयोग तब किया जाता है जब लाभ में उतार चढ़ाव होते हैं। और अगला है हमारा त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस लाभ अनुपात। अब देखिए आगे यहाँ पर, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे रोकड़ खाते में, और जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे नए साझेदार के पूंजी खाते में, यानी साझेदार के पूंजी खाते में इसे जोड़ दिया जाएगा। 19वां क्वेश्चन, एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है
पुराने साझेदारों की सहमति से, यदि सब सहमत हैं तब। और 20वां, त्याग का अनुपात ज्ञात करना पड़ता है साझेदार के प्रवेश पर। जब साझेदार का प्रवेश होता है तब ज्ञात किया जाता है। 21वां क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को पुराने साझेदारों में विभाजित करेंगे। पुराने अनुपात में, यानी पुराना जो लाभ अनुपात होगा उसमें किया जाएगा। और 22वां, नए साझेदार के द्वारा ख्याति की राशि दी जाती है। लाभ के में हिस्सा पाने के लिए ख्याति की राशि दी जाती है। और नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठी में प्रदर्शित सामान्य संचय को हस्तांतरित किया जाता है। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है। 24वां क्वेश्चन, अब और सा एक फर्म में साझेदार हैं। द नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। इसी प्रकार 25वां क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति के मूल्य में कमी को डेबिट किया जाता है। यह लाभ हानि समायोजन या पुनर्मूल्यांकन खाते में डेबिट पक्ष में लिखा जाता है कमी को, और वृद्धि को क्रेडिट में लिखा जाता है। आगे देखते हैं, संपत्ति तथा दायित्व के मूल्य में परिवर्तन के लिए हम खोजते हैं या इसके लिए खोलते हैं। कौन सा खाता खोला जाता है? तो इसके लिए पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। आगे देखिए 26 के बाद 27वां क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। दायित्वों में कमी है। दायित्व में कमी होती तो इसे हम कहते हैं लाभ, क्योंकि दायित्व कम हुए यानी हमें कम पैसे देने होंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे सामने है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और रिक्त स्थान की पूर्ति के अंतर्गत हम देखेंगे कि ख्याति वह संपत्ति है जो लाभ कमाने में सहायक होती है। इसी प्रकार व्यवसाय का वास्तविक मूल्य, जो ख्याति का वास्तविक मूल्य है, व्यवसाय के विक्रय पर ज्ञात हो सकता है कि ख्याति कितनी है। और ख्याति को पुस्तकों में तभी दिखाना चाहिए जब उसके बदले प्रतिफल का भुगतान किया गया हो। और औसत लाभ की गणना में पूर्व वर्ष की हानियों को घटाते हैं, पूर्व की हानि को घटाते हैं और लाभों को जोड़ा जाता है। और 5वां, एकाधिकार ख्याति में खलिस्तान करता है तो ख्याति में वृद्धि करता है। अब ये थे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन जो हमने देखा। आगे देखते हम अध्याय 4 और 5 के दोनों क्वेश्चन। यहाँ पर 3 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन से बड़ा कर देते हम। सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ पर विकल्पों में से आपको चुनना है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। जो ख्याति है वो दी जाएगी। तो जो ख्याति है वो पुराने लाभ अनुपात में दी जाएगी। यहाँ पर ख्याति जो है वो कैसे दी जाएगी? पुराने लाभ अनुपात में दी जाएगी। आगे देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर, नाम यानी डेबिट पक्ष पर जमा पक्ष का यानी जमा यानी क्रेडिट पक्ष का अधिक है तो वह लाभ कहलाता है। इसी प्रकार अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठी में पृथक रूप में दिखाया जाता है, उसे पृथक रूप से हम दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड 5:4:1 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। एक्स ने अवकाश ग्रहण कर लिया, नया लाभ विभाजन अनुपात बताइए। तो यहाँ पर जो अवकाश ग्रहण कर रहा है उसका अनुपात हटा दीजिए और जो बचता है वही नया अनुपात कहलाएगा। अवकाश ग्रहण की दशा में ऐसा ही करना चाहिए और डायरेक्ट 4:1 जो है वह नया अनुपात हो जाएगा। यदि यहाँ पर सवाल थोड़ा सा बदल जाता, एक्स के स्थान पर यदि बाय रिटायर की बात करता तो हम यहाँ जो बाय का जो
अनुपात है 4, इसे हटा देते तो बचता हमारा 5:1 नया अनुपात हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो x को बात किया है इनने, तो x के आधार पर हम बात करेंगे कि हमारा सही जवाब जो हो जाएगा वो A ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। इसी प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन, किसी साझेदार की मृत्यु होने पर मृतक साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा, उसकी या उसके ख्याति के हिस्से से जमा किया जाएगा, और मृतक साझेदार के निष्पादक को साझेदार की मृत्यु तिथि से देय राशि पर ब्याज दिया जाएगा। 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा उसको, और मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उत्तराधिकारियों को। जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उन्हें पूरी राशि चुकाई जाएगी, दी जाएगी। 8वां क्वेश्चन, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं। जो व्यय है उसे कहते हैं, तो उसे वसूली व्यय या समापन व्यय के नाम से जाना जाता है। और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पर देखते हम, और रिक्त स्थान की पूर्ति में कि अवकाश ग्रहण के समय पुनर्मूल्यांकन से होने वाली हानि सभी साझेदारों के पूंजी खाते के पुराने अनुपात में लिखी जाती है। जो पुराना अनुपात होता है उसमें लिखी जाती है, और नफ़े के अनुपात से शेष साझेदारों के अनुपात में वृद्धि होती है। और जीवन बीमा संचय कोष को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। और यदि साझेदारी व्यापार हानि के कारण नहीं चलाया जा सकता तो न्यायालय फर्म के विघटन का आदेश दे सकता है। ये थे हमारे रिक्त स्थान। आगे और रिक्त स्थान जो है उनकी भी बात करते हैं हम यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का व्यापार कर सकता है। यदि फर्म पूरा समाप्त हो गया, विघटन हो गया, तो स्वयं का व्यापार कर सकता साझेदार। और 6वां, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का अनिवार्य समापन है, क्योंकि अब कोई नहीं रहा तो अनिवार्य रूप से फर्म समाप्त हो जाएगी। और फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन हो जाता है। जो फर्म है उसके समापन होते ही साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं हम। सत्य असत्य जो हैं उन पर बात करेंगे यहाँ पर। और पहला, फर्म के विघटन को साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है, यह गलत है, अंतर है। और साझेदारी फर्म के विघटन पर लाभानी खाते का शेष साझेदारों के पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है, सही है, सत्य है यह। और समय समाप्ति हो जाने पर फर्म का संयोग द्वारा समापन हो जाता है, सत्य है। निवृत्त साझेदार को वार्षिकी भुगतान द्वारा भुगतान किया जाता है, ये भी सत्य है। और फर्म की ख्याति में निवृत्त साझेदार अपनी हिस्सा प्राप्त करता है, ये सत्य है कि निवृत्त साझेदार को अपना हिस्सा दे दिया जाता है। अब सही जोड़ी की बात करेंगे तो सही जोड़ी फर्म से अवकाश लेना कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पर जो फर्म से अवकाश लेना क्या कहलाएगा हमारा, निवर्तन कहलाएगा, उसे हम निवर्तन कहेंगे। और साझेदारी की मृत्यु जो होगी तो इसके उत्तराधिकारी जो होंगे उन्हें पूरा अधिकार होगा। और साझेदार का व्यक्तिगत जो दायित्व होगा वो निजी संपत्ति तक होगा। और विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान जो है तृतीय पक्षकार या बाह्य पक्षकार को किया जाता है। अब देखते हैं अध्याय 2, अंश पूंजी या कंपनी लेखे में अंश पूंजी ऋण पत्र का निर्गमन जो चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 7 विकल्पी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें कंपनी द्वारा, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जो अंश है उनके विक्रय हेतु जारी किया जाने वाला प्रलेख जो है वह प्रविवरण कहलाता है। और पूंजी का भाग जो केवल कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है उसे संचित पूंजी के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन, अवशिष्ट याचना का सारणी F के अनुसार ब्याज की दर होगी 10% वार्षिक और प्रतिभूति प्रीमियम है पूंजीगत
लाभ। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 20,000 अंश निर्गमित किए। जनता से 25,000 अंश आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यह कहलाएगा अति अभिदान, क्योंकि हमने मांगा था 20 और हमने 20 मांगने के बाद हमें मिले 25, यानी हमारे जितने आवेदन मांगे गए थे उससे अधिक मिले, इसे अति अभिदान। यदि इससे कम मिल जाते तो उसे अल्प अभिदान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा अगला कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी निर्गत कर सकती है, सिर्फ समता अंश निर्गत कर सकती है, और अंश आवेदन खाता एक जो है यह व्यक्तिगत खाता है। आगे देखते हम, आगे हमारे पास है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन जो है वो संयुक्त पूंजी कंपनी है। यह वैधानिक कृत्रिम व्यक्ति है। क्षमता अंशधारी होते हैं कंपनी के स्वामी, और अंशधारी प्राप्त करते हैं लाभांश। और अगला देखते हैं हम क्वेश्चन यहाँ पर 11वां की निजी कंपनी के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 200, और दायित्व के कुल राशि में सम्मिलित होते हैं चुकता पूंजी यहाँ शामिल की जाती है। और 13वां क्वेश्चन ऋणपत्रधारी कंपनी के होते हैं लेनदार, और ऋणपत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि होती है 6 माह। ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि पूंजीगत हानि मानी जाती है। और 16वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है ब्याज। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे अब रिक्त स्थान की, और रिक्त स्थान में देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति में कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति मानी जाती है। और आगे प्रतिभूति प्रीमियम संचय का शेष कंपनी के चिट्ठे में, जो कंपनी है उसके चिट्ठे में खाली स्थान की ओर दर्शाया जाता है। तो चिट्ठा जो है इसमें समता एवं दायित्व जो भाग होता है उसमें दर्शाया जाता है। और तीसरा अंश जिन पर एक निश्चित प्रतिशत दर पर लाभांश भुगतान किया जाता है उसे पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। और अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम कंपनी का पूंजीगत लाभ होता है। और तालिका F के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम 12% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। और अंश 2 प्रकार के होते हैं, पूर्वाधिकार अंश और क्षमता अंश और पूर्वाधिकार अंश। अंश आवंटन खाता एक व्यक्तिगत खाता होता है। पार्षद सीमा नियम कंपनी के कार्यक्षेत्र का उल्लेख करता है। और ऋणपत्र ऋण का एक लिखित प्रमाण होता है। ऋणपत्र धारी कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और अशुद्ध ऋणपत्र वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी के समापन की दशा में किया जाता है। सत्य असत्य देखते हैं। एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती, सत्य है। क्षमता अंशों पर लाभांश की दर निश्चित होती है, असत्य है। 2 याचनाओं के मध्य न्यूनतम 2 माह का समय होना चाहिए, ये असत्य है। अंशों की संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त की जा सकती है, सत्य है। 5वां अग्रिम याचना प्राप्त होने पर बैंक खाता डेबिट और अग्रिम याचना खाता क्रेडिट किया जाता है, सत्य। अग्रिम मांग या जो याचना है अंश पूंजी का भाग है, असत्य है ये। और अंशधारी अग्रिम मांग पर लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं, असत्य। संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है, सत्य। बंधक ऋणपत्र सुरक्षित ऋणपत्र कहलाते हैं, सत्य है। और ऋणपत्रों पर केवल लाभ होने की स्थिति में ही ब्याज दिया जाता है, ये असत्य है। लाभ हो या हानि दिया जाएगा। और ऋणपत्रधारी कंपनी के सदस्य नहीं होते हैं, सत्य है, क्योंकि लेनदार होते हैं। और 12वां ऋणपत्रधारियों को कंपनी की सामान्य सभा में मतदान का अधिकार होता है, सत्य है। सही जोड़ी बनाइए। तो स्तंभ आ और ब की बात करेंगे कि संचित पूंजी का जो संबंध होता है वो कंपनी के समापन से होता है। और लाभांश की दर जो अनिश्चित होती है
वो समता अंश में होती है क्योंकि ये वास्तविक स्वामी होते हैं। और पार्षद जो सीमा नियम है वो कंपनी की आधारशिला है, इसी के आधार पर कंपनी का निर्माण होता है, समझिए। अंश पूंजी की यदि बात करें तो यह रजिस्टर्ड पूंजी होती है। और अति अभिदान जो होता है वो अति अभिदान का संबंध हो जाएगा यहाँ पर अनुपातिक आवंटन से, क्योंकि ज़्यादा पैसा आ गया तो उसे आनुपातिक रूप में बांट के लिया जाता है। और निश्चित दर से जो लाभांश मिलेगा हमें वह पूर्वाधिकार अंश में मिलता है। और साधारण ऋण का जो संबंध होता है वो कंपनी की इच्छा पर पुनर्भुगतान से संबंधित होता है। और समता अंशधारी जो होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं। और वाहक ऋण पत्र जो होता है वो सुपुर्दगी यानी जो ले जाके देगा उसे पैसे यहाँ पे दे दिए जाएंगे, उससे संबंधित होता है। बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर की। अंशधारी को जो प्रमाण दिया जाता है उसे हम अंश पत्र के नाम से जानते हैं। और कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को प्रवर्तक कहते हैं। और अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर अंशों का निर्गमन कहलाता है, उसे हम प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। आगे देखते हैं वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं वे कौन से ऋण पत्र कहलाते हैं, तो उन्हें हम परिवर्तनशील ऋण पत्र कहते हैं। और दीर्घकालीन ऋणों के लिए जारी प्रपत्र जो कहलाते हैं उन्हें हम ऋण पत्र कहते हैं। दीर्घकालीन ऋण के लिए जो प्रपत्र जारी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने देखा एक वाक्य में उत्तर। आगे देखते हैं कंपनी के वित्तीय विवरण का विश्लेषण। यहाँ देखते हैं, यहाँ 7 विकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पहला है आपके सामने ये विकल्प की कंपनी के चिट्ठे में चालू दायित्व व प्रावधान शीर्षक में दिखाया जाएगा, विविध देनदार दिखाया जाएगा और अमूर्त संपत्ति जो है वो ख्याति है। आगे देखते हैं मूर्त संपत्ति जो है वो भूमि है, स्थायी संपत्ति भूमि भवन है और वित्तीय विवरण के निर्वचन में शामिल होता है उपयुक्त सभी, यानी आलोचना तथा विश्लेषण शामिल होता है, तुलना एवं प्रवृत्ति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना शामिल किया जाता है। आगे देखते हैं 6वां क्वेश्चन, वित्तीय विवरण की तुलना व्यवसाय की कौन सी प्रवृत्ति को इंगित करती है, तो लाभदायकता को, वित्तीय स्थिति को, निष्पादन क्षमता को, यानी सभी को। किसमें वृद्धि होने से शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी, तो संचालन आय में जो वृद्धि होगी तो लाभ में वृद्धि हो जाएगी। और किसमें परिवर्तन होने से उत्पादन लागत अपरिवर्तित रहेगी, तो विक्रय व्यय से उत्पादन लागत अपरिवर्तित रहेगी। रिक्त स्थान की बात करते हैं हम यहाँ पर, और रिक्त स्थान में देखिए समांतर विश्लेषण, तुलनात्मक विवरणों को समांतर विश्लेषण भी कहते हैं। आगे समरूप विवरण जो होता है, समरूप विवरणों को लंबवत विश्लेषण कहते हैं। और किसी वित्तीय वर्ष के मध्य दिए गए लाभांश को अंतरिम लाभांश के नाम से जाना जाता है। चालू वर्ष का प्रस्तावित लाभांश आकस्मिक दायित्वों में शामिल किया जाता है। वित्तीय विवरण में मौद्रिक सूचनाएं होती है। चिट्ठे में स्थायी संपत्तियों को ह्रास घटाकर दिखाया जाता है और वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं। और कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट अंशधारियों के लिए निर्गमित किया जाता है, जिससे उन्हें पता चल सके कि उनने जो भी यहाँ पर पैसा लगाया है उसका कितना उपयोग किया गया है। आगे देखते हैं सही जोड़ी बनाइए, और सही जोड़ी बनाइए यहाँ पर देखते हैं हम। पहला, सामान्य जो संचय का संबंध हमारा होगा वो संचय एवं अधिक शीर्षक से होगा। व्यापारिक देयताओं का जो संबंध है विविध लेनदार से होगा। और वाहन जो है इसका संबंध स्थायी संपत्ति से हो जाएगा। कई वर्षों का वित्तीय जो विश्लेषण है यह सम स्तर विश्लेषण कहलाएगा। और एक अवधि का जो विश्लेषण होगा उसे हम शीर्ष विश्लेषण के नाम से जानेंगे। और गुणात्मक विश्लेषणों का जो अभाव होगा वह वित्तीय विवरणों की
सीमा से संबंधित होगा। अब देखते हैं शत ऐसी संपत्तियां जो वर्ष के दौरान नगद राशि में परिवर्तित की जा सकती है चालू संपत्ति कहलाती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा, मांग की वह राशि जो अंशधारियों से मांगने के बाद भी बाकी हो अदत्त मांग कही जाती है, सत्य है। और चालू दायित्व का निपटारा 12 माह के अंदर किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। और पूंजी को चिट्ठी में दर्शाया जाता है, सत्य है। अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, सत्य है। और सकल लाभ की राशि में वृद्धि लाभदायकता में वृद्धि को इंगित करती है, बिल्कुल सत्य है। और वित्तीय विवरण की तुलना भविष्य में व्यवसाय के विकास की प्रवृत्ति को इंगित करती है, सत्य है। बिक्री में बिना वृद्धि हुए उत्पादन लागत में वृद्धि होने से लाभ की मात्रा बढ़ती है, असत्य है। अब देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। और एक वाक्य में हम यहाँ पे बात करते हैं कि चिट्ठा कब बनाया जाता है, तो तिथि विशेष पर या वर्ष के अंतिम तिथि को बनाया जाता है। और वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या कहलाता है, तो वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। और कौन से काल की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति चालू स्रोतों से नहीं की जानी चाहिए, तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, तो नहीं की जानी चाहिए। और अधिक मजदूरी के भुगतान का उत्पादन लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। कौन से विवरण विश्लेषण को अवयव प्रतिशत विश्लेषण के रूप में भी जानते हैं, तो समाकार को। और किस बिंदु पर कुल लागत कुल बिक्री के बराबर मानी जाती है, तो सम विच्छेद बिंदु पर। ये थे हमारे क्वेश्चन 4 के। और 5 और 6 की बात करते हैं, लेखांकन अनुपात और रोकड़ प्रवाह विवरण की। इस पर 2 अंक निर्धारित हैं, जिनमें देखिए यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी तरल संपत्ति है, तो जो देनदार है वो तरल संपत्ति मानी जाती है। दूसरा, आदर्श चालू अनुपात जो होता है तो 2:1 होता है। देखिए पहले तो तरल अनुपात होता है, फिर चालू अनुपात होता है और अधिक तरल अनुपात होता है। तो यहाँ पर 2:1 होता है। इसी प्रकार संचालन अनुपात लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत आता है। और आगे बात करेंगे हम, यदि चालू अनुपात 2:5 है और चालू दायित्व की राशि 25,000 है, तो चालू संपत्ति की राशि 10,000 होगी। आगे तरल अनुपात जाना जाता है अम्ल परीक्षण अनुपात के नाम से इसे जानते हैं हम। और छठवां, रोकड़ बहाव विवरण तैयार करना और प्रस्तुत करना अनिवार्य है, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य माना जाता है। आगे देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे रोकड़ बहाव विवरण में दर्शाया जाता है, आपको बताना है। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का स्टॉक रोकड़ का उपयोग दर्शाया जाता है और रोकड़ के आंतरिक बहाव का आशय प्राप्त रोकड़ से है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में 1 वर्ष में देय दायित्वों को चालू खाली स्थान कहते हैं, तो उन्हें हम दायित्व कहते हैं, उनका नाम दायित्व है। और अनुपात एक संख्या का दूसरी संख्या से गणितीय संबंध होता है, क्योंकि अनुपात इस प्रकार से हम बनाते हैं, तो एक संख्या का दूसरी संख्या से गणितीय संबंध होता है। चल संपत्ति बटे चल दायित्व यानी चालू अनुपात का सूत्र है यह। और रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ का आंतरिक एवं बाह्य बहाव दोनों शामिल है, आंतरिक बहाव और बाह्य बहाव दोनों शामिल है। ऋण समता अनुपात मौद्रिक शोधन क्षमता की जांच करता है और स्वामित्व अनुपात स्वामित्व कोष और कुल संपत्ति के बीच संबंध प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे सही जोड़ी बनाइए और यह अंतिम क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी का। आदर्श तरल अनुपात जो होता है वो 1:1 होता है,
चालू अनुपात हमने पहले बताया था 2:1 होता है, तरल अनुपात 1:1 होता है, और अधितरल अनुपात जो होता है वो 0.5:1 होता है। तो ये ऐसा हमें याद रखना है। आदर्श ब्याज सुरक्षा जो अनुपात होगा वो 6 से 7 गुना होता है, और संचालन क्रियाएं होती है जो वो आय अर्जित करने वाली क्रिया है, और ऋण समता अनुपात 1.2:1 अच्छा माना जाता है। तो ये था आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। यदि आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।